दोस्तों नमस्कार। आज हम पॉलिटी का एक बड़ा ही विशेष, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं इस कॉम्प्ट्रोलर वर्ड को कंट्रोलर बोलूं तो क्या ये सही होगा? यदि मैं इस कंट्रोलर वर्ड को कंट्रोलर बोलूं तो क्या ये सही होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंट्रोलर का मतलब ही कंट्रोलर होता है। क्योंकि कंट्रोलर का मतलब ही कंट्रोलर होता है। ये जो ये पी वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश से रिलेटेड है। कंट्रोलर, ब्रिटेन में इसको कंट्रोलर बोल दिया जाता है। और चूंकि ये उसी विदेशी, जब हमारे यहाँ यानी अंग्रेज हमारे यहाँ जब थे, तो उनकी बनाई गई कुछ एजेंसीज आज भी हमारे यहाँ क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। आपने जैसे पढ़े होंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें देखी ना। इसी तरह क्या, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मोटा मोटी मतलब मैं आपको बताऊं तो कंट्रोल करने का काम और क्या करने का काम, ऑडिट करने का काम किसका है? तो ये काम है आपका सीएजी का। हाँ जी, मैंने अभी क्या बोला कि कंट्रोल करने का और ऑडिट करने का काम किसका है? तो वो है सीएजी का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रहा हूँ। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो सीएजी है वो कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। हाँ जी, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो कंट्रोलिंग का काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम करता है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वो हमारे हिंदुस्तान में कंट्रोलर का काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम करता है। जबकि ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में ये ऑडिट का काम तो करता ही है, साथ साथ कंट्रोलर यानी कि कंट्रोलर का काम भी करता है। हिंदुस्तान में ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। हाँ जी, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। इससे बड़ा ऑडिट का इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं है। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब है रिव्यू। अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। जो कॉमर्शियल बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, जो बैंकिंग बैकग्राउंड से लोग नहीं आते हैं, वो जान लें। बाकी लोग तो समझ ही पा रहे होंगे कि ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों। ऑडिट का मतलब है रिव्यू। सवाल अब इस चीज का आता है, किस चीज का रिव्यू करता है? इस सारे गवर्नमेंट अकाउंट का रिव्यू करता है, सारे सरकारी खातों का वो रिव्यू करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में भी क्या होता है? हर साल ऑडिट होता है। इसका ऑडिट कौन करता है? इसका ऑडिट प्राइवेट एजेंसीज करती हैं, जो कि बैंक द्वारा हायर की जाती हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के जो खाते हैं, अब गवर्नमेंट के खाते कौन से हैं? अब आप ये भी चीज समझ लीजिए, गवर्नमेंट के खाते कौन से हैं। गवर्नमेंट के खाते भी मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड, अगर मैं बात करूं कंटिंजेंसी फंड, अगर मैं बात करूं पब्लिक अकाउंट, इन सब का रिव्यू कौन करता है? इसका रिव्यू करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों चीजों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। वहां से आपको ये तीनों, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड जो फंड है, वो आपको पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये बॉडी कैसी है? कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इसका आंसर है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे है दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 148 में कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है? आर्टिकल 148, जो प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल में हमारे डिफाइन किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? 148। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
वो सारी की सारी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी जो किसी न किसी आर्टिकल में आएंगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा। कैसा ऑफिस होगा? एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा। इस लाइन का अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब है दोस्तों, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार फोकस कर रहा हूं। आप इस लाइन को समझ लो, इंडिपेंडेंट ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? इंडिपेंडेंट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सीएजी की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों कैसा ऑफिस है इसका? तो इसका ऑफिस है इंडिपेंडेंट। पूरे फोकस्ड माइंड और कॉन्सेंट्रेट होकर, कोई भी और चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब मैं लेक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपका भी काम है कि इस पे फोकस होकर इस बात को सुने, तब आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कोई भी और चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये कैसा ऑफिस है? ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ये कैसे है यह अभी आपको मैं धीरे धीरे आगे क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपका ऑफिस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन को सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फुलफिल करता है। आगे देख लेते हैं, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये हेड होता है, किसका हेड होता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दोस्तों ये हेड होता है। ये सब चीजें डिफाइन कहां हो रही हैं? 148 में, आर्टिकल में। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का जो बटुआ है, उसका क्या है? ये गार्जियन है दोस्तों। और कंट्रोल करता है इन इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्री पे, चाहे वो सेंटर का हो या फिर वो स्टेट का हो। हाँ जी, चाहे वो सेंटर का हो या फिर वो स्टेट का हो। क्या ये पंचायतों का भी? पंचायती राज आपने पढ़ा होगा, नगर पालिका वगैरह, ये सारी चीजें आप देखें, पंचायती राज प्रधान वगैरह, ये सारी चीजें, क्या ये इसको भी कंट्रोल करता है? सोचो और कमेंट करो। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये सेंटर और स्टेट के जो भी फाइनेंशियल खर्चे हैं उनका क्या है? ये गार्जियन है। दोस्तों ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आती है पंचायत समिति, उसके ऊपर आती है जिला पंचायत। इसी तरह पैरेलली अगर हम यहां पे देखें, नगर पंचायत, नगर निगम, सॉरी नगर पालिका, फिर नगर निगम। तो क्या इनके खर्चों को का भी ऑडिट करता है क्या? क्या ये इसका भी ऑडिट करता है? इनके खर्चों का भी ऑडिट करता है? स्टेट और सेंटर का तो करता ही है, क्या ये इसका भी ऑडिट करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं करता। इनका ऑडिट ये नहीं करता। लेकिन अगर स्टेट चाहे, स्टेट की विल पर ये निर्भर करता है, अगर स्टेट चाहे तो ये सीएजी से इनका भी ऑडिट करवा सकते हैं, अगर ये स्टेट चाहे। ये ओथ के बारे में बताया गया है, क्या शपथ लेता है सीएजी बिफोर प्रेसिडेंट के सामने। तो क्या क्या शपथ लेता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा इसको जरूरी नहीं है। कि वो ट्रू फेथ मेंटेन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेगा हिंदुस्तान के, और अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, इन सब चीज़ों को अपहोल्ड करेगा, इन सब चीज़ों का पालन करेगा। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कितने समय के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। तो उसका आंसर है दोस्तों 6 ईयर। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, या तो 6 ईयर या फिर 65 साल की उम्र मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है?
कोई अगर 62 की एज में सीएजी की पोस्ट में बैठता है तो जाहिर सी बात है कि 63, 64, 65 वो 3 साल तक ही अपने पद पर बना रहेगा। अगर वो 60 साल की उम्र में बैठता है कोई इंसान, कौन बैठेगा इंसान, मतलब ये कोई आईएएस ऑफिसर होगा वो, तो कोई अगर 60 साल की उम्र में बैठता है तो वो 5 साल तक बना रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एज यहाँ पे 65 है। लेकिन अगर कोई आईएएस ऑफिसर 55 साल की उम्र में कैग की पोस्ट पर उसको अपॉइंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो 6 साल का टर्म क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। वो 6 साल का टर्म पूरा कर लेगा, क्योंकि अभी उसको 65 साल होने में 10 साल बाकी हैं, तो ये 6 साल का टर्म क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। या तो 6 साल या फिर 65 साल की मैक्सिमम उम्र होगी इसमें। आगे चलते हैं। कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करते हैं, और अगर अपनी विल से उसको, अपनी इच्छा अनुसार उसको इस्तीफा देना है तो वो किसको दे देगा, प्रेसिडेंट को दे देगा। एनी टाइम, कभी भी चाहे तो, लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। आप कौन, मतलब प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहें कि हमने इनको अपॉइंट कर दिया, हम इनको कभी भी रिमूव कर दें, ना ना, बिल्कुल भी नहीं रिमूव कर सकते आप। हिंदी में अगर मैं कहूं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार आप अपने पद पर नहीं हैं। आपको वही मैनर फॉलो करना पड़ेगा रिमूव करने के लिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए अपनाना पड़ता है, यानी कि इंपीचमेंट प्रोसेस। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, इंपीचमेंट प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैग का ऑफिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस उसकी किस किस टर्म में होती है, कैसे होती है। आइए देख लेते हैं कि क्यों वो इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा हुआ है, इसको समझो, मैं आपको समझा देता हूं। जो कैग के ऑफिस के सारे खर्चे हैं दोस्तों, वो कहां से निकलेंगे, वो निकलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI, और CFS यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जब मैं स्टेट की बात करूंगा तो इसको बोलूंगा CFS, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा CFI। तो दोस्तों जो कैग के ऑफिस के सारे खर्चे निकलते हैं वो CFI से निकलते हैं, और ये आप इसको पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते कि आप इसको वोट करके घटा बढ़ा दो। मैं फिर रिपीट करता हूं कि आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, की आप कैग से नाराज चल रहे हो तो पार्लियामेंट ने उसको उठाया और मान लीजिए कि जो खर्चे हो रहे हैं आपने लिमिट तय कर दी, भाई इससे ज्यादा आप खर्चे नहीं करोगे, ना, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कैग के ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में भारित होते हैं, चार्ज होते हैं। भारित का मतलब ही होता है कि आप उसको वोट नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चार्ज, या फिर हिंदी में अगर कहें भारित, इसका मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट वोट। वोट कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। आप उसको वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में कि उसको कम ज्यादा कर दो। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसका खर्चा नहीं दे रहा है, ये सीधे सीधे कहां से निकल रहा है, CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल रहा है। इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसीलिए ये क्या होता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होता है इसका ऑफिस। आगे देखते हैं, इसकी जो सैलरी होती है, पेंशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसके अपॉइंटमेंट के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों क्या होता है इसका ऑफिस, इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों इसका ऑफिस। अब मैं आपसे पूछूं कि कैग
किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है क्या? या कौन सा मिनिस्टर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। इसीलिए दोस्तों क्या है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और मैं आगे चलता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपनी इच्छा अनुसार इसको निकाल नहीं सकते बाहर प्रेसिडेंट। इसलिए क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। एक वर्ड बड़ा ही अच्छा है, एक टर्म आपको मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों एक वर्ड है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये यहां पे लिखा हुआ है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, या यूं कहें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका पद नहीं होता है। आप अपॉइंट तो करेंगे, लेकिन आपको निकालने के लिए इंपीचमेंट का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए आपको करना पड़ता है। रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आप किसी भी पद पर नहीं रह सकते। जो कैग, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर और जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के अंदर आने वाली किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते। इनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इक्वलिटी कहां से मिल रही है, ताकत कहां से मिल रही है, कंसोलिडेटेड फंड से मिल रही है सारी चीज। सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। आप पावर देखिए इनकी, आप इनकी पावर देखिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं कि जो इनका डिपार्टमेंट होता है कैग का, जो वहां की जो भी सेवा शर्तें वगैरह होती हैं कि कैसे ये डिपार्टमेंट काम करेगा, इसके पास पावर क्या क्या होगी, ये डिसाइड कौन करता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें भी इनको कंसल्टेशन चाहिए, किसकी, कैग की। भैया मेरा ऑफिस है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या पावर होंगी और कैसे कैसे टर्म और कंडीशंस होंगी? आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी कंसल्टेशन उसमें चाहिए पड़ेगी। इसलिए ये ऑफिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। ये तो हमने बात करी आर्टिकल 148 की। अब मैं आ जाता हूं आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 149 में क्या डिफाइन किया गया है, इनकी पावर एंड ड्यूटी क्या क्या है। तो दोस्तों जो भी भारत सरकार के अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो यूटी का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, जैसे दिल्ली, अब तो जम्मू एंड जे जम्मू कश्मीर भी आ गया है, या पांडुचेरी पुदुचेरी जिसकी बात करते हैं। तो जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, चाहे वो स्टेट का हो, यूटी का हो, या फिर हम कहें सेंटर का हो, इन सारी चीजों को ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। अब आगे आते हैं, कंटिजेंसी फंड का ऑडिट भी, और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है उसका भी ऑडिट कौन करता है, कैग करता है दोस्तों। सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडियरी अकाउंट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उनके भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सब्सिडियरी अकाउंट, बैलेंस शीट का एनालिसिस रिव्यू जो करता है वो कौन करता है दोस्तों, कैग करता है। ये चेक करता है कि ये जो सारे खर्चे किए हैं ये कहीं पर्सनल यूज के लिए तो किसी ने नहीं कर लिए। आप जो किसी कंपनी को चलाते हो दोस्तों, तो उसमें कंपनी के खर्चे ऐड करोगे, अपने खर्चे थोड़ा ऐड कर दोगे उसमें। ये सारी चीजें चेक करने का काम
किसकी? भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां चल रही हैं, ये सारा चीजें चेक करने का काम किसका है दोस्तों? ये सारी चीजें चेक करने का काम कैग का है। मैंने यहाँ पे 3 बड़े ही मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए: कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। और जो भी सेंट्रल और स्टेट के जो भी ऑफिसेज हैं वो कौन से हैं, मैं अभी लेक्चर में आगे बताता हूं कि सेंटर और स्टेट के कौन से ऑफिस हैं जिनका ऑडिट कैग करता है। ये भी मैं आगे स्लाइड में आपको बताता हूं। तो इनका भी ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। और किनका ऑडिट नहीं करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट ने जो पैसा ले रखा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी डेट यानी जो भी डेट उन्होंने ले रखी है, चाहे सिंकिंग फंड हो। अब सिंकिंग फंड ये दोस्तों क्या है कि ये सारे अकाउंटेंसी टर्म है। सिंकिंग फंड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप कुछ पैसा इकट्ठा करते हो आरडी के रूप में। आरडी तो समझते होगे, रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि मंथली कुछ पैसा जो आपका बच रहा है 1000, 2000, 3000 रुपए, तो इन फ्यूचर आपको यूज में आ जाए, कोई प्रॉब्लम आपको पड़े या कोई आपको जरूरत हो, तो उसके लिए आप एक आरडी खोल लेते हो बैंक में और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें क्या करते रहते हो? डालते रहते हो। और 2-4 साल की आप खोल लेते हो और एक फंड आपका क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, ताकि आपको कहीं कोई जरूरत पड़े तो वो फंड आप यूज कर सको। यही मतलब होता है सिंकिंग फंड का। यही मतलब होता है दोस्तों सिंकिंग फंड का। इसीलिए क्या करते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो एक फंड बनाती हैं, तो कि फ्यूचर अगर वो पैसा कहीं पे आपको लगाना है, आपने कुछ डिसाइड कर रखा है कि यहाँ यहाँ मैं लगाऊंगा, या फिर आपको कोई नीड ऐसी पड़ जाती है, तो जो वो फंड इकट्ठा होता है वो सिंकिंग फंड कहलाता है। तो इन तरह के फंडों की जांच भी, डिपॉजिट हो गए, एडवांस हो गए, सस्पेंस अकाउंट। अब मैं सस्पेंस अकाउंट भी आपको डिटेल में चलिए बता ही देता हूँ। जैसे कुछ आपने सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कहीं कोई मान लीजिए खर्चा किया। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई कहीं खर्चा आपने किया। मान लीजिए आपको 5000 रुपए का खर्च करना था और कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये 5000 की जगह आपका 5500 का मान लीजिए खर्च हो गया, सपोज करिएगा। तो आपका टारगेट तो था 5000 का, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो आपका मान लीजिए कि वो 5500 खर्च हो गया, यानी 500 रुपए आपका क्या हो गया? एक्सेस में खर्च हो गया। अभी आप कहां से निकालोगे पैसा? क्या आप सस्पेंस अकाउंट से निकाल लोगे पैसा? या फिर क्या होता है, जैसे बैंक वगैरह में है तो कभी कोई कैश मान ली नकदी बैंकों वगैरह में, जैसे बैंक डेली ट्रेडिंग करते हैं, सुबह से शाम तक जमा निकासी करते हैं, फिर शाम को पैसा जब मिलाया उन्होंने तो देखा कि भाई 5000 रुपये बढ़ गया कहीं से। अब वो पता नहीं चल पा रहा कि कोई पब्लिक ज्यादा जमा कर गया है क्या, ये पैसा मान लीजिए 10,000 रुपये किसी को जमा करने से हो सकता है धोखे से वो 15,000 रुपये जमा कर गया, लेकिन आप ट्रेस नहीं कर पाए, आपने भी गलती से उसको जल्दबाजी में रख लिया अपने पास। अब शाम को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैसा किस खाता धारक का है, किस अकाउंट होल्डर का है, तो ये बैंक क्या करता है कि पैसे को उठा के सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। इसी तरह कंपनीज क्या करती हैं, काम करती हैं अलग अलग तरीके से। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट का सस्पेंस अकाउंट है, रेमिटेंस बिजनेस, रेमिटेंस आप समझते होंगे, जैसे आरटीजीएस या नेफ्ट वगैरह आप कराते हैं, तो ये रेमिटेंस है। विदेशी पैसा जो भारत आता है वो भी क्या कहलाता है? रेमिटेंस कहलाता है। तो इन सब चीजों की भी तो जांच करेगा कैग कि कहीं ये काला धन तो नहीं आ गया, आपने उसको ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। स्टॉक के अकाउंट हो गए और रिसिप्ट वगैरह, जो पैसा जमा होता है रिसिप्ट कहला रहा है वो। तो ये सारी चीजों की जांच कौन करता है? कैग करता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था लोकल बॉडीज के बारे में अभी पहले। तो लोकल बॉडीज की जांच वैसे तो कैग नहीं करता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ऐसा करने के लिए उनसे कहते हैं तो फिर वो लोकल बॉडीज का भी ऑडिट कर देता है। ऑडिट वर्ड ही सही है, जांच कहना सही नहीं, ऑडिट कर देता है। कैग अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है कैग की, रिपोर्ट से मतलब मेरा यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट से है। कैग जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। सेंटर का अगर मामला है तो प्रेसिडेंट को देता है, अगर स्टेट का मामला है तो किसको देता है? जाहिर सी बात है राज्यपाल को देता है। तो और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या कर देते हैं, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रख देते हैं, दोनों हाउसेज में।
बोथ हाउसेज में, लोकसभा में, राज्यसभा में। अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद में राज्यपाल इनको रख देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कमेटी होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। अपोजिशन जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका हेड इनकी अध्यक्षता करता है, चेयरमैनशिप करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। वो ये जांच करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैग। इसमें भी कैग की हेल्प लेते हैं सारे के सारे मेंबर, 22 के 22। जाहिर सी बात है सारे अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट थोड़े होंगे, सारे के सारे जो मेंबर वहाँ पे चुन के आए हुए हैं, तो वो लोग कैग की हेल्प से क्या करते हैं, ये इस ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं कि सही है कि नहीं है। ये आर्टिकल 151 के अंदर आता है दोस्तों। रिपोर्ट को जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ये आर्टिकल 151 में डिफाइन किया गया है। रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देना या गवर्नर को देना। प्रेसिडेंट को देना किस केस में, सेंटर के केस में। गवर्नर को देना स्टेट के केस में। ये आर्टिकल 151 में आता है, इसको आप याद कर लीजिए, पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन आपका आ सकता है। 2 टर्म होते हैं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कितना पैसा किस मद में खर्च करना है, किस जगह पे खर्च करना है। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मान लीजिए आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं अगर, और आप घर के खर्चे चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि पानी में मुझे दोस्त इतना खर्च करना है, बिजली में मुझे इतना खर्च करना है, फ्यूल में मुझे इतना खर्च करना है, स्टडी में मुझे इतना खर्च करना है, घरेलू जो ग्रोसरी का सामान आता है उसमें मुझे इतना खर्च करना है। तो आप क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं इस मनी को, कितना परसेंटेज ऑफ मनी मुझे यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। तो यही चीज क्या कहलाती है दोस्तों, अकाउंटिंग कहलाती है ये चीज। पहले 1976 तक क्या था, 1976 तक क्या था कि कैग जो था वो अकाउंटिंग का काम भी करता था सरकार के लिए, और ऑडिटिंग का काम भी करता था। ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो खर्चा मैंने किया है क्या ये सही किया है, ये क्या चीज कहलाती है, ऑडिट। मान लीजिए कि ग्रोसरी का सामान, जो किराना का सामान लाने में मैं 10,000 रुपए, मान लीजिए कि 1,000 रुपए खर्च करता हूं, तो क्या वाकई मैं 1,000 रुपए सही खर्च कर रहा हूं, क्या ये काम 800 रुपए में नहीं हो सकता था। ये चीज चेक करना कि ये काम 800 रुपए में हो सकता था कि नहीं, या फिर जो 1,000 रुपए खर्च किया जा रहा है ग्रोसरी का सामान लाने में, ये रेलिवेंट है, उपयुक्त है कि नहीं, ये काम ये चेक करना होता है, ऑडिट करना। यही चीज ऑडिट करना कहलाती है। तो पहले 1976 तक अकाउंटिंग का काम भी क्या करता था सरकार के लिए, ऑडिट का काम भी करता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, केवल ऑडिट का काम रह गया है, अकाउंटिंग का काम खुद सरकार की संस्थाएं या सरकार कहा जाए खुद करती हैं। अब कैग क्या करता है, सिर्फ ऑडिट का काम करता है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 3 रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। पहली है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है फाइनेंस अकाउंट, और तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, घुस जानी चाहिए। 3 तरह की रिपोर्ट कैग प्रेसिडेंट को देते हैं। एक है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अब आप कहेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको मैं समझने के लिए बता देता हूं। गवर्नमेंट मान लीजिए ये डिसाइड करती है कि मुझे 5 जगह यहाँ 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 खर्च करना है। मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे इतना पैसा लगाना है, और स्टडी कह रहा हूँ, एजुकेशन में मुझे इतना पैसा लगाना है, ट्रैवलिंग में मुझे ये इतना पैसा लगाना है। अपने मद डिसाइड करती है मुझे यहाँ 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 पैसा लगाना है। तो इस चीज पैसा जो लगाना है इसके लिए एक बिल पास किया जाता है, एक एक्ट पास कर दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद ही ये पैसा एलोकेट हो पाता है। तो यही चीज कहलाती है क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की किस मद में कितना पैसा। या हम यूं कहें, दूसरे टर्म में मैं आपको समझाऊंगी, तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है जो कंपनी और गवर्नमेंट जो पैसा लेन देन कर रही है आपस में, कह लीजिए आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि भैया प्रॉफिट कितना पैसा यहां देंगे, ये ऐसा वैसा, इस तरह की चीजें।
तो ये सब चीजें किस में आती हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। फाइनेंस अकाउंट का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, जो बजट है, बजट आ रहा है ना, बस वही समझ लो फाइनेंस अकाउंट, उसी से मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं, रिसिप्ट कितनी है, बजट, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आ रही पूरी, वो सब फाइनेंस अकाउंट में आ गई। पब्लिक अंडरटेकिंग समझ रहे होंगे आप, पीएसयूज के बारे में तो सुना ही होंगे, उसका ऑडिट भी कौन कर रहा है? अब किस किस पीएसयू को कर रहा है मैं आगे आपको बताता हूं। तो वो क्या कर रहा है? तो 3 तरीके की रिपोर्ट देता है, एक तो देता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक देता है फाइनेंस अकाउंट, और एक दे देता है पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो अकाउंट है उसकी रिपोर्ट दे देता है। प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट को बोथ द हाउसेज में ले जाते हैं पार्लियामेंट के, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका एग्जामिन करती है, इन रिपोर्ट का जो प्राप्त होती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। मैंने अभी अभी आपको ये बात बता ही थी। एप्रोप्रिएशन एक्ट आता है, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, तो क्या वो खर्चे बिल्कुल सही थे कि नहीं थे, ये सब जांच करने का काम आपकी कौन करेगी? ये कमेटी करेगी। फाइनेंस अकाउंट क्या शो करता है? एनुअल रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो भी रिसिप्ट आती हैं, प्राप्तियां यानी जिसको कहा जाता है, अर्निंग जिसको कहा जाता है, वही रिसिप्ट है। और जो खर्चे हो रहे हैं, डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें, जो पैसा निकल रहा है, इसका सारा काम कौन कर रहा है? ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। CAG एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर। गाइड का काम करता है, फ्रेंड यानी दोस्त का काम करता है, फिलोसफर का काम करता है, किसके लिए? पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, जो कि पार्लियामेंट की होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए कैग है, वो फ्रेंड का काम करता है, गाइड का काम करता है, फिलोसफर का काम करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कैग की दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी हैं, ये नहीं है कि कैग हर जगह घुस जाएगा। वो लिमिटेशन क्या क्या है? जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर होता है, भारत सरकार की कुछ सीक्रेट सर्विसेज भी तो हैं। अब सीक्रेट सर्विस क्या होती हैं, ये तो मुझे आई होप कि आपको पता ही होगा। जासूसी, समझते हो ये वर्ड? उन सब चीजों में कुछ खर्चे होंगे, या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट सर्विस, जासूसी हटा दो वर्ड अगर पसंद नहीं आ रहा, तो यानी कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिसको आप गवर्नमेंट बता नहीं सकती कि हमने कहां कहां खर्च किया है, ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। उन सब चीजों का ऑडिट नहीं करेगा कैग, ये पावर नहीं दी गई उसको, समझ रहे हैं? और वही चीज मैंने आपको जो पहले बताई थी कि कैग जो होता है, ऑडिटर जनरल के रोल को तो फुलफिल करता है, लेकिन कंट्रोलर के रोल को फुलफिल नहीं करता। ब्रिटेन में तो होता है कि ब्रिटेन में सरकार को भैया पहले खर्चा करना है तो उसको पहले कैग की परमिशन लेनी है, तो ये कंट्रोलर का काम करता है ब्रिटेन में, लेकिन यहां नहीं करता। यहाँ खर्चा कर दो, लेकिन खर्चा करने के बाद ऑडिट करेगा केवल कैग भारत में। आइए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं। जो कॉरपोरेशन होती हैं, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन होती हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन है, इस तरह की कॉरपोरेशन का जो ऑडिट होता है वो पूरी तरह से कैग के अंदर, कैग के डायरेक्शन में होता है। कुछ कॉरपोरेशन ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट ऑडिटर को हायर करती हैं, लेकिन जो हायर किए जाते हैं, प्राइवेट जो ऑडिटर हायर किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद कैग इनको परमिशन देता है ऑडिट करने का। तो कुछ कॉरपोरेशन जो प्राइवेट ऑडिट कराती हैं तो उसकी परमिशन कैग देता है विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट जो करती है प्राइवेट ऑडिटर को कुछ कॉरपोरेशन के लिए, तो कैग की कंसल्टेशन के बाद ही करती है। जैसे अगर हम देखें, कुछ फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन हो गया, तो इनको प्राइवेट जो ऑडिटर होते हैं वो देखते हैं, लेकिन उसमें मंजूरी होती है कैग की। अब कुछ कॉरपोरेशन जो होती हैं उसमें कैग की का कोई रोल ही नहीं होता, कैग का कोई रोल नहीं होता। जैसे LIC है, RBI है, SBI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, तो इसमें जो ऑडिटर ऑडिट करते हैं वो प्राइवेट ऑडिट कहलाता है।
टोटली प्राइवेट ऑडिट वो कहलाता है। उसमें कैग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, वो कैग इसमें पिक्चर में आता ही नहीं, यानी आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, एफसीआई वगैरह की मैं अगर बात करूं तो। अभी तक दोस्तों 13 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यहाँ पे हो चुके हैं। पहले कौन थे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, राव साहब थे 1948 से 1954 तक। प्रेजेंट टाइम में 13वें चल रहे हैं राजीव महर्षि साहब, 2017 से अभी तक ये हैं राजीव महर्षि साहब। नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 या 65 साल, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। क्या होता है, मैंने अभी इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में आपसे बात करी, इम्पीचमेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकते हैं कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, लेकिन उनको हटा नहीं सकते। आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाना होगा, जो कि आपको अपनाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए। अच्छा, वही सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को हटाने के लिए, जस्टिस बोल रहा हूं दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट के प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। वो दो ग्राउंड पर होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। वो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ये दोस्तों याद कर लेना, पेपर में मैनी टाइम पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए कौन से वो 2 ग्राउंड होते हैं जिनके आधार पर उनको हटा दिया जाता है, या तो मिसबिहेवियर का ग्राउंड हो या इनकैपेसिटी, अक्षमता के आधार पर, अक्षम मान लिया जाए कि सक्षम ही नहीं है उस पोस्ट को जज करने के लिए, बैठने के लिए वहां पे, या फिर मिसबिहेवियर का कोई केस आ जाए, तो 2 ग्राउंड के आधार पे आप उनको हटा सकते हैं, या तो मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अभी तक 2 जज हुए हैं ऐसे जिन पर ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया गया है। एक तो हुए हैं जस्टिस वी रामास्वामी 1991 से 93, और दूसरे हैं दीपक मिश्रा 17 से 18। तो यही ग्राउंड उठाए जाते हैं, यही तरीका उठाया जाता है कैग को भी हटाने का दोस्तों। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ये इंग्लिश में की टर्म है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकते हैं, यहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं आरटीआई वाले, तो उनको भी यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करेंगे, अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन जो कैग का पद होता है, वो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे आपको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाना होगा इनको, और आप हटा नहीं सकते। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। मैंने सारी चीज़ यहाँ पे कवर करने की बहुत कायदे से कोशिश करी है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी का। और एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे, तो ये भी मैंने लिंक पे दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।